प्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 20 अव्यय या अविकारी शब्द लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय। अ का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से बना है, अ और व्यय। ठीक है, अव्यय। तो फिर से देखिए, अ प्लस व्यय यानी अव्यय। यानी अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, तो बिना खर्च किए। ठीक है। दूसरा इसमें है अविकारी, तो ये है अ धन विकारी। ठीक है, अविकारी। अ का अर्थ बिना और विकारी का अर्थ परिवर्तन, तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता। तो आप जान लीजिए, जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो वो अविकारी, और जो जिसमें से कभी कुछ कम ना हो, खर्च ना हो, वो अव्यय। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अविकारी, जिसमें विकार या बदलाव ना हो वो अविकारी, और जिसमें से कभी कुछ कम ना हो, खर्च ना हो, वो अव्यय कहलाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कभी बदलाव नहीं होता, जिनमें कभी कमी नहीं आती, जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब आइए इनके भेद जानते हैं, इनके प्रकार जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। पुनः क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहला है क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने वाले काल का, स्थान का, रीति का, परिमाण का। रीति का अर्थ क्या होता है? रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग, और परिमाण का अर्थ होता है माप, तौल, मात्रा। ठीक है, तो पुनः समझिए, जिस शब्द से क्रिया के होने वाले काल, स्थान, रीति या परिमाण का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण 4 तरह का होता है, जैसा बताया गया: काल, रीति, स्थान और परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक एक करके आइए जानते हैं क्या है ये। पहला है कालवाचक। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे कालवाचक कहते हैं। जैसे राम शाम को, कब? शाम को आया। गाड़ी 3 बजे चल पड़ी। हम कल सुबह आएंगे। हमारे पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। तो यहाँ जो शब्द हैं, शाम को, 3 बजे, कल सुबह, प्रतिदिन, ये सभी क्या हैं? समय का बोध कराते हैं कि क्रिया कब हुई, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ध्यान रखिएगा कि क्रिया के साथ कब करके अगर प्रश्न किया जाए, जैसे राम कब आया, तो हमें पता चलता है जो शब्द वो वही क्रिया विशेषण है। ठीक है, समय बताता है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है रीतिवाचक। रीति का अर्थ होता है कैसे, किस तरह हुआ कोई कार्य, क्रिया कैसे हुई। यहाँ क्या बताता है? जिस क्रिया विशेषण से कार्य किस प्रकार या किस ढंग से हुआ या हो रहा है, इसका बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या जिससे हमें क्रिया के होने का ढंग या तरीका पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वो तेज़ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। मेरी बहन अच्छा नाचती है, कैसा नाचती है? अच्छा। पेड़ से अचानक फल गिरा, कैसे गिरा? अचानक। वह परिश्रम पूर्वक खेती करता है, कैसे खेती करता है? तो परिश्रम पूर्वक। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने का ढंग या तरीका पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जिससे क्रिया के होने का स्थान पता चलता है कि क्रिया कहाँ हुई, है ना, कहाँ करके प्रश्न किया जाए, इसकी पहचान हम कहाँ प्रश्न से कर सकते हैं। जैसे
जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के घटना स्थल या स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाजार गया है, कहाँ गया है? बाजार। वह मेरे सामने खड़ा है, कहाँ खड़ा है? मेरे सामने। वह सिनेमा घर गई है, कहाँ गई? सिनेमा घर। वह घर के अंदर बैठी है, तो कहाँ बैठी है? घर के अंदर। तो यहाँ स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाण, और ये लास्ट क्रिया विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या मापतौल। तो जिस क्रिया विशेषण से वस्तु की माप तौल का पता चलता है, क्रिया की मात्रा का पता चलता है, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है ना, उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। सोहन कुछ बोला, कमल बहुत रोया, रमेश थोड़ा हंसा, वह बहुत चला। तो यहाँ थोड़ा, बहुत, कुछ, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है स्टूडेंट, अब इनमें कुछ अंतर होता है। संबंध बोधक दूसरा, आइए पढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय, अब तक आपने पढ़ा क्रिया विशेषण, तो दूसरा है संबंध बोधक। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या पदों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। पुनः जानिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे खुशी के मारे चिल्ला उठा, कुछ दिन पहले यहाँ घर नहीं थे, उस मंदिर के आगे बाजार है, नवीन के बिना मेरा दिल नहीं लगता। तो के आगे, के बिना, के मारे, से पहले, ये सभी क्या हैं? ये सभी संबंध बोधक हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है, इसे समझिए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना। जब इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। बस इतना अंतर। ऊपर जाओ, तो जाने के लिए ऊपर कहा जा रहा है तो ये क्रिया विशेषण। लेकिन अगर कहा जाए मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, तो मेज के बाद आया पुस्तक के बीच में और मेज के बीच में आया, तो ये दोनों का संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या है? ये संबंध बोधक है। अब अगला टॉपिक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जिस अव्यय पद के द्वारा, यानी जिस शब्द द्वारा दो वाक्यों या उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ा जाए उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। पुनः समझिए, जो शब्द, जो अव्यय दो पदों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे वह मेरा घर है और वह मेरे मित्र का, तो यहाँ और शब्द से जोड़ा गया। आप जाइए क्योंकि मैं नहीं जा सकता, मैंने उसे समझाया परंतु सब बेकार गया। यदि तुम चाहोगे तो यह काम हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द और, क्योंकि, परंतु, यदि, तो, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं, जो दो वाक्यों, वाक्यांशों या पदों को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका और अंतिम है विस्मय आदि बोधक शब्द। क्या है ये? जो विस्मय प्रकट करते हैं। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य, या फिर किसी वाक्य में विभिन्न भाव, कैसे भाव? शोक, दुख, खुशी, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे हाय मेरा खिलौना टूट गया, छी छी तुमने बहुत अच्छा नहीं किया, हाँ हाँ मार डालो, अरे वह तो भाग गया। तो यहाँ हाँ हाँ, अरे, हाय, छी छी आदि क्या हैं? ये विस्मय आदि बोधक है। ध्यान रहे इनके साथ एक चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, वो लगा होता है। कौन सा चिन्ह? संबोधन चिन्ह लगा होता है, इससे, इस तरह से ये संबोधन चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और
हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कोई समस्या है तो हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।